हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 40 इंची का सेट आया है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल यूज करा है पांडा कंपनी का पैनल कंपनी ने यूज करा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, किस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ और इसको सेट को ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है किस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पैनल में अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट को देखोगे, मैंने यहाँ पर ऑन करा और ऑन करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारा पैनल स्लो मोशन में ऑन हुआ। स्लो मोशन में जैसे ही ऑन होता है तो आप देखोगे यहाँ पर जो पैनल है धीरे 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 आपका ये ऑन होता है और धीरे धीरे आपका स्नो बनने लगता है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो धीरे धीरे हमारा ऑन है और ये पैनल स्लो मोशन में चला गया है। बैकग्राउंड में अभी एंड्रॉइड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी धीरे धीरे हमारा ये पैनल और ऑन होगा। तो इस तरीके से क्या है, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम है। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, स्लो मोशन की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आए। जब भी स्नो बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्लो मोशन की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसको ठीक कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि दोस्तों आपके पास पैनल कौन सा है, कौन सी कंपनी का पैनल है और कितनी कॉफ लगी है, जीआईपी है, नॉन जीआईपी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर सभी चीज़ों को डायग्नोस करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक वोल्टेज को चेक करेंगे। और यहाँ पर जो आप बेसिक वोल्टेज को चेक करोगे वो यहाँ पर आपकी डीसी आईसी की जितनी भी वोल्टेज होती है उन सभी को चेक करना है। ये बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है। तो एक पॉइंट को हम यहाँ पर ग्राउंड लगा लेते हैं और दूसरे सिरे से अभी हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे रेड वायर से। तो देखेंगे कि हमारे यहाँ पर फ्यूज पे जो वोल्टेज है सबसे पहले कितनी वोल्टेज बनती है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, सीधा डीसी टू डीसी आईसी में। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी कंपनी ने यहाँ पर यूज करी है, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो डीसी टू डीसी आईसी है 5562 का कंपनी ने यूज करा है। यानी कि ये जो आईसी होती है इसकी इक्विवेलेंट RT9955 आईसी होती है या 6861 AAQ होती है। तो इन तीनों की जगह एक दूसरी आईसियाँ चलती हैं क्योंकि ये आपस की एक इक्विवेलेंट आईसी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई ये इनपुट ले रही है और अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो जैसे ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करती है तो सबसे पहले जो यहाँ से इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट करेगी इसके अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइन होता है दोस्तों। ये जो बक कन्वर्टर कंबाइन होता है यहाँ से जो आउटपुट निकालेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है जो कि हमें यहाँ पर एक कॉइल पे मिलती है। तो ये जो कॉइल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल मिल रही है। और अगर यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल मिल रही है तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टिकोन आईसी को जाते हैं। और यहाँ पर लगी हुई आप देखोगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाते हैं। तो इसके पास लगे पीएफ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ या आईसी की पिन नंबर 8 पे भी। तो अभी आप देखोगे 3 वोल्ट ओके है। 3 वोल्ट ओके आने के बाद यहाँ पर टिकोन आईसी के पास भी हमें वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। तो टिकोन आईसी पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। तो जैसे ही टिकोन आईसी को 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और यहाँ पर रोम आईसी को भी 3 वोल्ट मिलते हैं, तो ये आईसी क्या काम करती है, सबसे पहले एक इनेबल वोल्टेज देती है डीसी टू डीसी आईसी को। तो यहाँ पर आपकी 3 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हो और 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल गई। तो जब टिकोन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज भेजती है डीसी टू डीसी आईसी को। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी को इनेबल होते हैं 3.3 वोल्ट होते हैं, लेकिन कौन सी पिन नंबर पे आते हैं ये हमें डाटा शीट के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर ये आईसी आप देख रहे हो ये गामा आईसी है। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर हम जो चेक करेंगे इनेबल वोल्टेज जैसे ही आपकी डीसी आईसी में जाते हैं तो डीसी आईसी क्या काम करती है, सबसे पहले यहाँ पर पिन नंबर 9 से जब इनेबल लेगी है तो यहाँ पर एक एवीडीडी वोल्टेज बनाएगी है। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज होती है ये एवीडीडी वोल्टेज एक कॉइल यानी बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर एक डायोड और कॉइल लगे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायोड कॉइल के इनपुट में 12 वोल्ट मिलेंगे। डायोड के एनोड पे चेक करूंगा तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर पल्स के साथ वोल्टेज होते हैं। यही वोल्टेज अगर मैं इसके कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर एवीडीडी की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है वो एवीडीडी की सप्लाई यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये एवीडीडी की सप्लाई जब 15 वोल्ट मिल जाती है तो इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा होता है। और ये जो मॉसफेट होता है हमारे
AVDD के सर्किट में लगा होता है। तो यहाँ पर जब आपके AVDD वोल्टेज बन जाते हैं तो ये AVDD बनने के बाद आपके अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, जैसे गामा सेक्शन। तो गामा सेक्शन में जाने के बाद फिर गामा सिग्नल बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये जो मॉसफेट देख रहे हो आप, ये जो मॉसफेट है ये अपनी सोर्स पिन से कितनी वोल्टेज लेगा, 15 वोल्ट की सप्लाई, और 15 वोल्ट आपके ड्रेन पे पास करने चाहिए। लेकिन ये जब पास करता है जब इसका गेट लो होता है। लो का मतलब होता है कि जितनी इसकी इनपुट दे रहा हूँ, जैसे 15 दे रहा हूँ, तो उसके गेट पे इससे कम वोल्टेज होने चाहिए, तभी हमें 9 वोल्ट सप्लाई मिली। तो यहाँ पर आपकी जो ड्रेन वोल्टेज है इस पे हमारी वोल्टेज मिल रही है 15 वोल्ट। अब जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर पास होती है, तो ये वोल्टेज पास होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक डायोड देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो डायोड आपको देखने के लिए मिल रहा है ये हमारा एक चार्ज पंप सर्किट होता है। और जब भी ये चार्ज पंप सर्किट में आपका डायोड लगा होता है तो ये वोल्टेज को पंप करके आगे पास करता है। जैसे यहाँ पर AVDD इनपुट ले रहा है और यहाँ से जो आउटपुट निकाल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज निकाल रहा है, 24 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है। लेकिन 24 वोल्ट से काम नहीं चला तो एक डायोड और लगाया कंपनी ने जिसको 24 वोल्ट की सप्लाई इनपुट दे दी। और यहाँ से जो आउटपुट लिया, फाइनल आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे फाइनल आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर 34 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो VGH वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है। और अगर VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पर बन रही है तो उसके बाद यानी कि हमारी जो VGL वोल्टेज है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये IC VGH, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज बना रही है। तो VGL को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक सर्किट लगा हुआ है और एक पंप सर्किट बना होता है जिसको नेगेटिव चार्ज पंप सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो जो वोल्टेज मुझे मिल रही है -6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अगर -6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो VGL का सर्किट है ये वोल्टेज भी आपकी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज है दोस्तों, जब ये सारी वोल्टेज आपकी DC टू DC IC बना देती है तो यहाँ पर आप देखोगे गामा IC लगी है। गामा IC को चलने के लिए यहाँ पर AVDD की सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर AVDD इसको परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। और AVDD मिलने के बाद यहाँ पर इसको एक वोल्टेज और चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये VCOM वोल्टेज आउटपुट निकाल रही है जो कि 5 से 7 के बीच होते हैं। तो यहाँ पर एक वोल्टेज और चाहिए इसको जो कि 3.3 वोल्ट होती है। तो इस PF पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो PF होते हैं, इस PF पे हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा। यानी कि यहाँ पर इसको गामा IC को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो सारी वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। तो कभी भी गामा IC से स्लो मोशन की प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। जो प्रॉब्लम आती है ये आपके या तो DC टू DC IC से आ सकते हैं या तो आपके टिकोन IC के जो सिग्नल होते हैं उससे आ सकते हैं। तो टिकोन IC के सिग्नल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.6 वोल्ट बन रहे हैं जो कि हमारा POL होता है। और TP सिग्नल पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ मिली वोल्ट में बनता है, जैसे यहाँ पर 213 मिली वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज है जैसे यहाँ पर बन जाती है और जो सिग्नल है आपके ओके हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ओके होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक टेस्टिंग पॉइंट है जो कि हमारी VGH का होता है। अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 795 मिली वोल्ट वो भी माइनस में मिल रहे हैं। और ये वोल्टेज हमारे यहाँ से जाते हैं सीधा गेट कॉफ के लिए। अगर गेट कॉफ को यहाँ पर वोल्टेज देना है तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी, लेकिन अभी यह है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ये नहीं बन रही। अब ये जो वोल्टेज होती है दोस्तों ये हमारे IC से आती है डायरेक्टली। और कभी भी अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिलती है तो आपको IC की डाटा शीट निकालनी है और डाटा शीट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये जो पिन है आपकी ये पिन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जब भी आपके पास इस तरीके से सिचुएशन होती है तभी आप यहाँ पर इस कंडीशन में मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको डाटा शीट निकाल के पिन को ट्रेस करना पड़ेगा कि कौन सी पिन कहाँ पर जा रही है। तो सबसे पहले अभी क्या है कि हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो IC है हमारी, इस IC पे हम एक जंपर लगाएंगे डायरेक्टली, यानी कि एक VGH का पॉइंट है जहाँ पर, वहाँ पर एक जंपर लगाते हैं डायरेक्टली। और जंपर लगा के देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है हमारी इस सेट की। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे हमारा जो सेट है इसमें क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर जो डायोड है, डायोड से मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक VGH वोल्टेज का जंपर लगाऊंगा। और जंपर लगाने के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वोल्टेज वगैरह देते हैं अलग से तो हमारी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो जब वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है दोस्तों तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो गेट कॉफ है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है या आपकी जो IC है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है। और जब भी आप वहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो आपको यहाँ पर जो पिन IC के अंदर जा रही है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है
वरना आपकी जो आईसी है वो बर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसको हम अलग से जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के लिए यहाँ पर हमने शोल्डर लगा लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वायर में शोल्डर लगाकर उसको हम थोड़ा सा आयरन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप काम करते हो तो परफेक्ट तरीके से काम आपका होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा शोल्डर लगाया और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि कट करने के बाद जब आप यहाँ पर लगाओगे तो आपका जो फिनिशिंग वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और फिनिशिंग से काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बाद में दे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, सबसे पहले एक वीजीएच के पॉइंट पे यहाँ पर मैं जंपर को लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको जोड़ सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मैंने इसको जोड़ दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डायोड पे इसको जोड़ देंगे। और फिर जब हम ये जंपर लगा लेंगे, और जंपर लगाने के बाद फिर अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो गेट कॉफ को भी हमें चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जंपर को यहाँ पर फिनिशिंग से लगा लेता हूँ। हाँ, और जैसे मैंने यहाँ पर जंपर लगाया, और जंपर लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो वोल्टेज है वो वीजीएच वोल्टेज यहाँ पर बन रही है नहीं बन रही। तो परफेक्ट तरीके से लगाना है। यहाँ पर काम करने के लिए आपकी जो हैंड स्किल है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो जंपर है तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जंपर लगाने के बाद अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और यहाँ पर अगर शोल्डर आपका नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा शोल्डर आप लगा के उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बार बार निकलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं उससे फिर। तो जैसे अभी आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जंपर लगा दिया, और जंपर लगाने के बाद अभी हम सेट को ऑन करके देखेंगे और ये देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है। और उससे पहले जब भी आप काम करोगे तो उसको फिनिशिंग दे देनी है, साफ कर देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जंपर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग गया है। और जंपर लगने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे मीटर से कि हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है या नहीं हो रही। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं हमारा जो जंपर है परफेक्ट लगा है। आप देख सकते हैं अभी हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। और अगर 24 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है इसको, तो यहाँ पर क्या होता है 24 वोल्ट की सप्लाई के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो हमारा पैनल है परफेक्ट तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं अभी कोई भी स्लो मोशन नहीं है, हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।